कौवा और कोयल। खंड क। अति प्राचीन काल में भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक राज्य हुआ करता था, सुंदरगढ़। यहाँ का राजा था वीर सिंह। जैसा नाम वैसा ही गुणी, अत्यंत ही वीर। इसने अपनी वीरता से बड़ा ही विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कला, बुद्धिमत्ता और सुंदरता का पारखी था यह राजा। इसके राजकाल में कला और संस्कृति को काफ़ी काफ़ी बढ़ावा मिला। अपने साम्राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन्होंने बुद्धिजु बुद्धिजीवियों की एक फौज खड़ी कर रखी थी। ये बात अलग है कि अंतिम फैसला तलवार की धार ही किया करती थी। फिर भी गरीबों की दशा सुधारने तथा शोषितों को न्याय दिलाने के लिए ये साल में कई बार सेमिनारों का आयोजन करवाता ही रहता था। ऐसे सेमिनारों में केवल अपने ही राज्य नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बुद्धिजीवी बुलाए जाते थे। इन सेमिनारों में बुद्धिजीवियों द्वारा सबसे बेहतर राज्य व्यवस्था के बारे में एक से बढ़कर एक तर्क प्रस्तुत किए जाते थे। गरीब और शोषित वर्ग से भी कुछ समझदार लोग प्रतिनिधि के तौर पर बुला लिए जाते। ये लोग बुद्धिजीवियों की विद्वता और बुद्धिमत्ता को देखकर हक्के बक्के और भौचक्के रह जाते थे। तर्क वितर्क और कुतर्क का ऐसा जटिल जाल बुना जाता था कि ये प्रतिनिधि यह भी भूल जाते थे कि आखिर इनकी समस्या क्या है। जिस गंभीरता से बुद्धिजीवी बातें बनाते थे, कोई भी शख्स हतप्रभ हुए बगैर नहीं रह सकता था। शायद भारतवर्ष में बुद्धिजीवियों द्वारा बातें बनाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई थी। खूब बातें बनाई जाती थी इन सेमिनारों में, बातें बातें और सिर्फ बातें ही बातें। खैर, बुद्धिजीवियों की ओर चर्चा करके माहौल को और अधिक उबाऊ ना बनाया जाए। समझदार लोगों ने इस संसार को पहले ही से ही काफ़ी ज़्यादा उबाऊ बनाकर रख छोड़ा है। पाठकगण कृपया घबराएं नहीं और पुस्तक को ना फेंकें। यह कहानी बुद्धिजीवियों की नहीं है। यह कहानी है वीर सिंह की सुंदर रानी रूपमती और उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियों की, स्वर्णलता और कलावती। रानी अपने नाम रूपमती के अनुरूप ही काफ़ी सुंदर थी और सुंदरता की देवी प्रतीत होती थी। गुणी राजा और सुंदर रानियों की बेटियां भी एक से बढ़कर एक थी। बड़ी वाली स्वर्णलता 16 साल की और छोटी वाली कलावती 14 साल की। बड़ी वाली स्वर्णलता का रूप रंग सोने जैसा था, इसलिए नाम रखा गया था स्वर्णलता। और छोटी वाली बेटी कलावती के कंठ में तो मानो माँ सरस्वती ने ही अपना निवास स्थान बना रखा हो। इतनी कम आयु में ही इसने शास्त्रीय संगीत की कई विधाओं में महारत हासिल कर ली थी। इसके गाने को सुनकर लोग भाव विभोर हुए बगैर नहीं रह पाते थे। कला और रूप का यह विस्तार सिर्फ राज परिवार तक ही सीमित नहीं था। संभ्रांत परिवार के हर सदस्य में ये गुण पाए जाते थे। घर के बड़े सदस्य अपने बच्चों को कला और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते थे। इनके बच्चे खेल भी खेलते थे तो सिर्फ शतरंज। बुद्धि का भी अति महत्व था इस राज्य में। सौंदर्य बोध की बाकायदा पढ़ाई करवाई जाती थी। बच्चे शैतानी कम ही किया करते थे। भद्र लोक होने के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते थे। सभ्य और शिष्ट होने पर खूब जोर दिया जाता था। नतीजन राज्य के लोगों में बदसूरत या अवगुणी लोगों को हे दृष्टि से देखे जाने की आदत पड़ चुकी थी। राजा अपनी बेटियों पर जान छिड़कता था। उनकी हर जायज़ नाजायज़ मांगों को तुरंत पूरा कर दिया जाता था। इनके लिए खाने पीने की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दूर प्रदेशों से मंगवाई जाती थी। राजकुमारियों को जिद्दी कहना अनुचित होगा, क्योंकि इन्हें जिद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। राजा तो इनकी मांगों को इनके मुंह से निकलते ही क्षण भर में पूरा कर देता था। स्वर्णलता एक बार जब छोटी थी तब राज उद्यान में उसे एक बंदर ने काट लिया था। चेहरे पर कोमल कोमल गालों से खून निकलने लगा था, जिसके घाव के दाग 4-5 सालों तक रह गए थे। स्वर्णलता के ही कहने पर राजा ने राज्य के हर छोटे बड़े बंदरों को चुन चुन कर मरवा डाला था। वैसे भी बंदरों का स्वभाव इस राज्य के लोग की तबीयत से मेल नहीं खाता था, इसलिए प्रजा भी काफ़ी खुश थी बंदर प्रजाति को दिए गए इस दंड से। स्वर्णलता को दो बंदर का नाम सुनने मात्र से ही गुस्सा आ जाता था। यही हाल होता था कलावती का कौवा को देखने मात्र से। कौवा जब काँव काँव करता था तो कलावती को ऐसा लगता मानो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। इसलिए कलावती की इच्छा अनुसार राजा ने बहेलियों को नियुक्त करके राज्य से हर कौवे को खत्म करवा डाला था। एक भी कौवा नहीं बचा इस राज्य में। अवगुणी होने पर कठोर दंड का प्रावधान था यहाँ। कलावती की पसंदीदा पंछी थी कोयल। जब से कलावती 4 साल की ही थी तभी से इसकी आदत रही है कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ मिलाकर कुहू कुहू बोलना। इस काम में यह घंटों तक मगन हो जाती थी। खुद को रोक ही नहीं पाती थी ऐसा करने से, और कोई भी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता।
हर कोई बेताब रहता था इस सुमधुर जुगलबंदी को सुनने के लिए। ये कहना मुश्किल हो जाता था कि कौन ज़्यादा सुरीली थी, कोयल या कलावती। लेकिन धीरे धीरे राज्य से कोयलों की संख्या घटने लगी थी। राज्य का कोई भी विद्वान इस रहस्य का पता लगाने में असमर्थ था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। कोयल को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे राज्य का राष्ट्रीय पक्षी नियुक्त कर दिया गया। हर कोई इसे दाना खिलाने और पालने के लिए आपस में प्रतिद्वंद करने लगे। इन सब के बावजूद कोयल की संख्या दिन ब दिन घटती ही जा रही थी और साथ ही साथ घटती जा रही थी कोयल और कलावती के बीच की होने वाली मनमोहक जुगलबंदी। एक बार रूपमती और वीर सिंह राज भ्रमण के लिए निकले। राह में रूपमती को एक गरीब बस्ती के निकट सुअरों का झुंड दिखाई दिया। सुअरों की गंदगी और गंदी हरकतों को देखकर रूपमती का मन घृणा रस से लबालब भर गया। फिर क्या था, रूपमती के कहने भर की देर थी और राजा के आदेशानुसार राज से सुअरों की संपूर्ण प्रजाति का ही नाश कर दिया गया। राजा और प्रजा दोनों में अवगुण और बदसूरती को झेलने की क्षमता दिन ब दिन घटती ही जा रही थी। राज्य में कोई भी ऐसा ना था जो कि कौवा, बंदर और सुअर के अंत का शोक मनाता। हर कोई दुखी था तो बस कोयल की घटती हुई संख्या से। कोयलों की घटती हुई संख्या का रहस्य अब भी जस का तस अबूझ पहेली बनी हुई थी और कोयल और कलावती के बीच होने वाली जुगलबंदी अब ना के बराबर रह गई थी। हर कोई दुखी था तो बस इसी बात से। खंड ख। राजा ने अपने राजमहल से सटकर ही एक बड़ा सा राज उद्यान बनवा रखा था। बेहद ही सुंदर और आकर्षक राज उद्यान था यह। इसकी चर्चाएं दूर प्रदेशों और विदेशों तक होती थी। इसमें तरह तरह के फल फूल के पेड़ लगे थे, भांति भांति के हर किस्म के पेड़ पौधे। इनकी हरियाली की छटा देखते ही बनती थी। हर कोई खो सा जाता था इसमें आकर। मंत्रमुग्ध हुए लोगों को स्वर्ग का अनुभव कराती थी यह राज उद्यान। इसके अंदर एक सुंदर सा सरोवर बना हुआ था। सरोवर में बड़े बड़े सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे, हर रंग के। सरोवर में राजहंस और पेड़ों पर मोर। राज उद्यान का यह हिस्सा केवल वीर सिंह और रूपमती के लिए ही था। दूसरों के आने पर यहाँ पर सख्त पाबंदी थी। राज उद्यान का दूसरा हिस्सा खास बच्चों के लिए बनवाया गया था। अपनी बेटियों की पसंद का खास ख्याल रखा था वीर सिंह ने। इनके मनोरंजन की हर मुमकिन व्यवस्था की गई थी। कई प्रकार के झूले लगाए गए थे, चंदन की सुगंधित लकड़ी से निर्मित। इन झूलों की जंजीरें सोने की बनी हुई थी। हर कोई लालायित रहा था यहाँ आने के लिए, किंतु हर किसी को इसकी इजाजत नहीं थी। सिर्फ संभ्रांत परिवार के लोग ही यहाँ आ सकते थे। संध्या काल में सारा राज उद्यान राजकुमारियों और उनकी सहेलियों की हंसी तथा अटखेलियों से गुंजायमान रहता था। इस राज उद्यान में बेहद ही बड़े आकार का करीने से कटी हुई ऊंची सुंदर झाड़ियों से निर्मित एक भूल भुलैया भी था। राजकुमारियां अपनी सखियों के संग यहाँ लुका छिपी का खेल खेला करती थी। राजकुमारियां तो बेहद प्रखर बुद्धि की थी ही। इन दोनों को सारा भूल भुलैया का मार्ग याद था। इस कारण ये दोनों अक्सर अपनी सखियों से लुका छुपी के खेल में जीत ही जाते थे। खंड ग। पिछले एक वर्ष से राज पर एक भारी विपत्ति आन पड़ी थी। दो आदमखोर बाघ राज में प्रवेश कर जाते और आए दिन किसी न किसी का शिकार कर डालते। ये दोनों बाघ मिलकर शिकार करते। इस कारणवश इन्हें पकड़ पाना कहीं ज्यादा कठिन कार्य हो गया था। प्रजा बेहद ही डर और खौफ की स्थिति में जीने को भी विवश हो गई थी। राजा ने कई बार सैनिकों और शिकारियों की मिली जुली टोली भेजी इन्हें मारने के लिए, परंतु हर बार शिकारी ही शिकार हो जाता। स्थिति बद से बदतर होती गई। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो बाघों के भय से निंद्रा देवी भी राज्य छोड़कर भाग गई हो। सुबह सुबह हर किसी को यह डर सताता कि उन्हें रात्रि बाघों के अमाशय में न गुजारनी पड़े। ये बाघ साक्षात यम का अवतार प्रतीत होते थे। इन्हीं सद्गुणों को देखते हुए प्रजा ने इन दोनों बाघों का नामकरण किया था काल और विकराल। इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ कि राज्य व्यवस्था का ध्यान कौवा, बंदर और सुअरों की संख्या सीमित करने से हट गया। परिणामतः इन जानवरों की संख्या इक्का दुक्का करके बढ़ने लगी। साथ ही साथ बढ़ने लगी कोयलों की संख्या भी। अंततः वीर सिंह ने निर्णय लिया कि वह खुद ही दोनों बाघों का शिकार करेंगे। एक दिन वह निकल गए एक बड़ी सी सैनिक टुकड़ी लेकर। उन्होंने प्रण किया वह तब तक नहीं लौटेंगे जब तक बाघों को अपना शिकार नहीं बना डालते। राज्य की जनता को वीर सिंह की वीरता और दृढ़ निश्चय पर पूरा भरोसा था। प्रजा ने मान लिया कि बाघों की अब खैर नहीं। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों बाघों की खालें राज दरबार में राज सिंहासन के आगे वीर सिंह के पैरों के तले उनके वीर राजा की वीर गाथा के गीत गुनगुनाएंगे।
एक दिन पश्चात भी न राजा जी लौटे और न ही बाघों के मारे जाने की खुशखबरी ही आई। राजभवन में कम ही सैनिक बचे थे, ज्यादातर सैनिक प्रजा की सुरक्षा में लगा दिए गए थे। इस जनप्रिय राजा का संपूर्ण जीवन राजा की बेहतरी के लिए ही समर्पित था, इसलिए राजभवन में भी शांति का वातावरण था। किंतु राजकुमारियों के जीवन में इन सबसे ज्यादा अंतर नहीं आया था। रूपमती भी यही चाहती थी। स्वर्णलता और कलावती के भय मुक्त चेहरे को देखकर वह भी थोड़ी देर के लिए भय से मुक्ति पा लेती थी। बाघों का खौफ राजकुमारियों की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई खास बदलाव लाने में सक्षम ना हो पाया था। आखिर वे वीर सिंह की वीरांगनाएं बेटी थी। उनकी नसों में क्षत्रिय वंश का वीर रस से लबालब खून बह रहा था। संध्या काल में अपनी सखियों के संग क्रीड़ा का कार्यक्रम अनवरत जारी रहता। शाम का समय था। सूर्यदेव की आंखें भी दिन भर की मेहनत के बाद चटकलाल हुई जा रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो सूर्यदेव ने भी राज उद्यान में राजकुमारियों और उनकी सखियों की अटखेलियां करते हुए देखने के लिए अपने सोने का कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए टाल दिया हो। आज भी राजकुमारी और उनकी सहेलियां भूल भुलैया मिल्लू का छुपी का खेल खेल रही थी। खेल शुरू हुआ और राजकुमारियां भूल भुलैया के सबसे दुरूह कोने में जाकर छिप गई। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। चारों तरफ ध्वनि गूंजने लगी, भागो भागो, बाघ आया, बाघ आया। इन दोनों राजकुमारियों को परिस्थिति का अंदाजा लगाने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वही काल और विकराल हैं जिन्होंने उनके माता पिता और प्रजा को त्रस्त किया हुआ है। भूल भुलैया की झाड़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची थी और मोटी थी, इसलिए बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। दोनों बहनें साथ साथ हो गईं, दोनों दम साधे एक साथ खड़ी थी। उन्हें विश्वास था कि बाघ भी इस भूल भुलैया में फंस कर रह जाएगा। बाकी बच्चों को हमेशा डर रहता था कि वे भूल भुलैया के घुमावदार रास्ते में गोल गोल घूमते न रह जाएं। इनकी बुद्धि राजकुमारियों जितनी प्रखर नहीं थी, इसलिए यह बच्चे भूल भुलैया के अंदर तक नहीं गए थे और किसी तरह से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे थे। भूल भुलैया के अंदर बचे थे सिर्फ राजकुमारियां और दो बाघ। राजकुमारियां जरा भी हरकत नहीं कर रही थी ताकि किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो। पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। देर तक दोनों बाघ इधर उधर घूमते रहे। भूल भुलैया का मार्ग ऐसा क्लिष्ट था कि बाघ बार बार या तो कहीं फंस जाते, नहीं तो निकासी द्वार पर अपने आप को खड़ा पाते। इन दोनों बाघों को शिकार की भीनी भूनी खुशबू तो आ रही थी, पर उसे ढूंढ पाने में नाकामयाब थे। थक हार कर जब दोनों बाघों ने फिर से अपने आप को निकासी द्वार पर ही पाया, तब काल और विकराल मन महसूस कर राज उद्यान के दूसरी तरफ जाने ही वाले थे कि तभी निकट के आम के पेड़ पर से एक कोयल कुकी कुह कुह। कलावती जो अब तक सांस भी धीरे धीरे ले रही थी, कुह कुह की ध्वनि जैसे ही कलावती के कर्णपट से टकराई, एक सुरीली मनमोहक बेहद ही मीठी ध्वनि कलावती के सुराहीदार गिरवा से होती हुई मुख से निकली। कुह कुह, बचपन की आदत जो बहुत दिनों से छूटी हुई थी। बाघों ने जब दूसरी बार कुहू कुहू की आवाज़ सुनी, बाघों की नाक जो अब तक संदेह की अवस्था में थी, अब कानों की मदद पाते ही बिजली की भी तेज गति से संदेश भेजा बाघों के मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ने हुक्म दिया टांगों को, और काल विकराल ने छलांग लगा डाली भूल भुलैया के अंदर से आई हुई कुहू कुहू की दिशा में। इसके बाद क्या हुआ होगा इसे विस्तारपूर्ण बताने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी स्वर्णलता और कलावती जो एक साथ खड़ी थी, बाघों के चाकू से भी तेज पंजों के नीचे आ चुकी थी। बाघों ने अपने पैने दांत गड़ा दिए दोनों राजकुमारियों के कोमल कोमल गर्दनों पर। हर कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दोनों बहनों को मृत्यु का एहसास भी नहीं हुआ होगा। दोनों आदमखोर घंटों तक दोनों बहनों की चीरफाड़ करते रहे। बाघ एकाध घंटे तक दोनों की हड्डियां चबाते रहे। उन्हें राजकुमारियों की पतली पतली हड्डियों को चबाने में अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। काल, कई दिनों से मरियल बुड्ढों की सूखी सूखी हड्डियां चबा चबा कर हमने अपने मुंह का जायका ही खराब कर लिया था। विकराल, एकदम सही कह रहे हो। हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो कि हमें इतना स्वादिष्ट और राजसी भोजन नसीब हुआ। काल मुंह पर लगे खून को चाटते हुए, आज तो मजा ही आ गया शिकार का।